नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर को 5 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं और एक जजमेंट है जो कि रिट पिटीशन नंबर सिविल 11752 ऑफ 2022 की, जो कि डेट ऑफ जो है न्यूट्रल साइटेशन जो है जिसका 2022 DHC /005665 और इसमें एक लिमिटेड कंपनी है जो कि पेटिशनर है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि रिस्पोंडेंट है। यहाँ पे एक रिट पिटीशन यहाँ पर फाइल की गई थी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में और यहाँ ये ग्रीवेंसेस थी कि जो रिस्पोंडेंट ने जो उनकी जो बिड है उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई हैं और कहा है कि जो क्लॉजेस हैं ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के साथ वो मैच नहीं कर रहा है और जिसमें से कम जो फाइनेंशियल कैपेसिटी जो नेट वर्थ है वो कम से कम 42 करोड़ का होना चाहिए, 42.98 करोड़ का होना चाहिए नेट वर्थ, लेकिन जो नेट वर्थ है पिटिशनर का वो लेस देन 42.98 करोड़ का है। तो इनकी कंटेंशन ये थी कि इसमें जो रिजर्व्स होते हैं उसमें जो है रिजर्व प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट दोनों को ऐड करना चाहिए। और अब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आर्टिकल 226 का जो स्कोप है वो जो टेंडर से रिलेटेड जो भी होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स में होते हैं वो उसमें ये देखना होता है कि जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है अथॉरिटीज़ ने वो मैलाफाइड तो नहीं है और या फिर पब्लिक इंटरेस्ट क्या अफेक्टेड हो रहा है। और यहाँ पर पाया कि जो रिस्पोंडेंट ने जो है एक फाइनेंशियल रिपोर्ट दी थी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की रिपोर्ट दी थी और फाइनेंशियल कंसल्टेंट रिपोर्ट्स में कोई भी ऐसी आर्बिट्रेरीनेस नहीं पाई गई जिसमें आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो है इन्वोक करने की ज़रूरत पड़े। और चूंकि जो नेटवर्थ जो है वो लेस देन 42.98 करोड़ का है पिटिशनर के पास, तो वो चाहे तो दूसरे जो भी उनके पास अदर ऑप्शंस भी हैं जहां जब भी कोई निकालेंगे अपना जो प्रपोजल तो उसमें आगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या था इसमें। और यहाँ पर ये फैक्ट्स को हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या था कि यहाँ पे एग्रीवेट हुए थे और इसमें ये बताया गया था कि जो रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल है, जो RFP यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, जो एक डेवलपमेंट करनी थी 6 लेन असेस कंट्रोल्ड हाईवे थी जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट की थी और उसमें जो कुछ कम्युनिकेशंस लिए गए थे तो उसको जो है उससे एग्रीवेट हो गए थे क्योंकि जो उनकी जो बिड है वो रिजेक्ट कर दी गई थी। फैक्ट्स बताए गए हैं यहाँ पे। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स एक बताया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसमें एक बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग है, ये इनकॉर्पोरेट की गई थी इसके अंदर। और इसके जो इन कंपनी के जो है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं कंट्री में। और रिस्पोंडेंट ने जो कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो लाया था और जिसमें से पिटिशनर जो थे वो एक बिडर थे और इस बिडर में एक लेटर था रिस्पोंडेंट ने दिया था। उसमें कहा था कि एक इन्फॉर्म किया था कि जो इवैल्यूएशन कमेटी है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं और जहाँ पर बताया गया कि जो कैपिटल रिजर्व अमाउंट है वो उसको कंसिडर किया है, उसको नेटवर्थ बोला गया है और जो क्लॉज जो उनकी थी RFP की उसके साथ वो जो है मीट नहीं कर रहा है। और फिर इसके बाद क्लैरिफिकेशन मांगी गई और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन दी पिटिशनर ने, वो सब रिजेक्ट कर दी। और यहाँ पर बताया गया कि जो बिडर जो है उनको मिनिमम नेट वर्थ जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी का 40.56 करोड़ का होना चाहिए जो कि जो क्लोज होता है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इतना होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद कॉर्जिनेंडम किया गया और उसके बाद 42.98 करोड़ का कर दिया गया। और इसमें यहाँ पिटिशनर ने बताया कि रिस्पोंडेंट ने बताया कि जो मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया था पिटिशनर के वो जो बिड में वो मैच नहीं कर रहा है, उनका नेट वर्थ जो है वो 42.98 करोड़ का नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा और भी बताया कि एक फाइनेंशियल जो स्ट्रेस हुआ था 2019 में, इंटरनल एक्सटर्नल और जनरल इकोनॉमिकल स्लो डाउन हुई थी और जो जिसमें एक फाइनेंशियल क्रेडिटर थे पिटिशनर के, स्टेट बैंक ऑफ एक जगह के, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 7 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड के अंदर और इसमें अगेंस्ट द पिटिशनर जिसमें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था।
और एनसीएलटी नेशनल जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने वो एप्लीकेशन एडमिट कर ली थी और ऑर्डर था, और उसमें इनिशिएट किया था सीआईएआरपी, जिसमें जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सीआईएआरपी है वो इनिशिएट किया था। और इसमें एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट हुआ था, और उन्होंने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एक जो कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया था, और इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी थी, और एक लिमिटेड कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली थी सीओसी, जिसे कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स है, जो 14th मीटिंग हेल्ड हुई थी। और जो मेजोरिटी वोट है, ये सारे फैक्ट्स हैं इसमें, और उसमें बताया गया है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन लगाई थी अंडर सेक्शन 30 सब पार्ट 6 एंड 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड 2016 विद आईबीबीआई, जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस पर्संस बिफोर एनसीएलटी ऑन 18/12/2020 को, और अप्रूवल किया था रेजोल्यूशन प्लान का, और एनसीएलटी ने अलाउ कर दी थी मेंशन प्लान को, और जो है रेजोल्यूशन पर जो प्लान है वो सबमिट कर दिया था। फिर इसके की स्टेप्स भी बताए हैं, सारे फैक्ट से रिलेटेड हैं सारा, और इसमें पूरा जो है बताया गया। अब जो इश्यूज पे आते हैं उसमें फिर कंटेंशंस रेज किए गए थे। फिर इसके बाद जो एनालिसिस था, कोर्ट ने ये अपने जो काउंसिल थे उन्होंने अपने अपने कंटेंशंस रखे, और उन्होंने कहा कि ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो लीगल सर्टेनिटी आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे और कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स में। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स फेल हो जाए तो फिर उसमें जो डिसीजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। बेसिक कंटेंशन यही थी इनकी कि रिजर्व्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं रिजर्व प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, और यहाँ पर डिसीजन था रिस्पोंडेंट का, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि वो रिजर्व जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाने चाहिए। और जो साथ में कंटेंशन ये रखी थी कि एक्शन जो है रिस्पोंडेंट का वो बिड को रिजेक्ट कर दिया पिटिशनर का, वो जो ना सिर्फ आरएफपी जो है उसके टर्म से भी अगेंस्ट है, और एक जो स्कीम ऑफ रेजोल्यूशन जो प्लान से अप्रूव किए थे एनसीएलटी ने, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड के भी अगेंस्ट जाता है। और ये फिर इसमें अब कोर्ट ने आगे सारी कंटेंशंस को सुनने के बाद ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर आए कि ये जो आर्टिकल 226 का और जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स होते हैं उसमें क्या जो योगदान होता है। और कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे ये बताया कि जो एपेक्स कोर्ट्स की जो जजमेंट्स थी उसके बेसिस पे ये बताया कि कोर्ट्स जो है वो इंटरफेयर कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर में तभी कर सकती हैं जब वो सारे क्वेश्चंस को पहले अपने आप को पोज करें और फिर इनका जवाब ढूंढे। पहला पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का वो मैलाफाइड है या फिर किसी को फेवर कर रहा है, अगर और जब प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है वो आर्बिट्रेरी और इरेशनल है, और the court can say कि decision is such that no responsible authority acting reasonably and in accordance with the relevant law could have been reached। एक तो पहला ये जो क्वेश्चन पोज किया गया, दूसरा है कि पब्लिक जो इंटरेस्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है कि नहीं। तो इन सब के क्वेश्चंस के बाद यहाँ पर कंक्लूजन पे यही निकाला कि यहाँ पर बोला कि जो अपेक्स कोर्ट ने कैटेगरी हेल्ड किया था कि रूल ऑफ कॉन्ट्रा रेफरेंडम जो है जो अप्लाई नहीं करता है टेंडर्स मैटर्स पे, फॉर द रीजन कि जो टेंडर ने डिसाइड कर लिया कि who would be the best suitable bidder for award of the tender unless the decision making process जो है completely arbitrary हो, और फिर जब डिजाइन किया हो किसी को फेवर कर रहा हो, तभी कोर्ट ऐसे केस मामले में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और यहाँ पर ये देखिए एक और पॉइंट उठाया कि जो रीजनिंग जो कंटेंट की गई थी, एक फाइनल इवैल्यूएशन जो रिपोर्ट है वो जो अपॉइंट की गई थी वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने दी थी। और यहाँ पर क्या है लिखा है कि इट कैन नॉट बी सेट कि जो ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंट है वो एक आर्बिट्रेरी है, क्यों जिसमें इंटरफेरेंस आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो हस्तक्षेप की जरूरत है। और फिर ये इसमें यही बताया कि ये कि कंटेंशन ये थी कि काउंसिल की अपीलेंट की रिजर्व्स जो है वो सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट को अराइजिंग जो किए गए हैं उसका डिजास्टर्स इफेक्ट होगा अपीलेंट कंपनी पे, क्योंकि अप्लाई नहीं करता है कि जो टेंडर फ्लोट किए हैं बाय एनएचएआई, तो इट विल गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय एनसीएलटी रिवाइविंग द कंपनी। इस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंडर है रिस्पोंडेंट ने एक मिनिमम जो नेट वर्थ है वो फिक्स कर रखी थी 42.98 करोड़ की। ये ऑलवेज ओपन है अपीलेंट के पास कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मिनिमम नेट वर्थ जो है वो लेस देन 42.98 करोड़ है। तो इन सब कंटेंशंस के बाद जो है पिटीशन को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया।
तो उम्मीद है ये एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।